What's up everyone? Welcome back to the channel। तो बच्चों हम लोगों ने लास्ट क्लास में डे 35 कंप्लीट कर लिया। आज है डे 36 ऑफ आवर 100 डेज कॉमर्स मास्टर क्लास फॉर क्लास 11 और आज की क्लास में हम जर्नल एंट्रीज को आगे बढ़ाएंगे और आज स्पेशल ट्रांजैक्शन स्टार्ट होने वाली हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। सिंप्लीफाइड आपकी सारी खत्म हो गई, ओपनिंग एंट्री भी आपने सीख ली। आज से कुछ अलग डिफरेंट टाइप ऑफ ट्रांजैक्शंस आप सीखोगे जो बहुत इंपॉर्टेंट है और तुम्हारे पेपर में आएंगी ही आएंगी। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं और इनको खत्म करके फिर क्वेश्चंस लगा देंगे और चैप्टर आपका समाप्त। चलिए जल्दी से लेट्स बिगिन। चलिए जी शुरू करते हैं बच्चों कुछ डिफरेंट काइंड ऑफ ट्रांजैक्शंस के साथ। इसको मैं लिखता हूं स्पेशल ट्रांजैक्शंस। स्पेशल ट्रांजैक्शंस, ठीक है। स्टार्ट करते हैं बच्चों। सबसे पहली ट्रांजैक्शन जो है वो है हमारा डेप्रीसिएशन। आज जो आप सबसे पहली जर्नल एंट्री सीखने वाले हो वो है डेप्रीसिएशन। सर डेप्रीसिएशन की क्या एंट्री होगी? डेप्रीसिएशन का मतलब क्या होता है? देखो बेटा, जितने भी आपके फिक्स्ड एसेट्स हैं, ठीक है, टेंजिबल एसेट्स मेनली, चाहे वो प्लांट एंड मशीनरी हो, चाहे वो बिल्डिंग हो। लैंड की बात हम इसमें नहीं करते क्योंकि लैंड की जो डिमांड है वो ज्यादा है और सप्लाई लिमिटेड है। जब भी ऐसा होता है ना, फिर यूजुअली डेप्रीसिएशन नहीं होता। यूजुअली डेप्रिसिएशन हमें देखने को नहीं मिलता उस केसेस में। तो जमीन में क्या है कि डिमांड ज्यादा है, सप्लाई लिमिटेड है, तो वो डेप्रिशिएट नहीं होता, वो एप्रिशिएट होता है ना। बट कुछ केसेस में कि लैंड बिल्कुल इनफर्टाइल हो जाए या वहां पे कुछ ऐसी एक्टिविटी होगी कोई खरीदना ही नहीं चाहता, फिर वो डेप्रिशिएट हो जाती है। अदरवाइज लैंड की वैल्यू यूजुअली एप्रिशिएट होती है। अब डेप्रिसिएशन का मतलब क्या होता है कि किसी भी फिक्स एसेट्स को जब आप यूज करते हो, जैसे मेरा कैमरा ही है, जितने का मैंने लिया था विद टाइम इसमें नॉर्मल वियर एंड टियर भी हुआ, यूसेज भी हुआ, एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेसेंस भी हो रहा है, यानी कि टेक्नोलॉजीज में नई नई आ रही है। तो अगर मैं इसको आज मार्केट में बेचने जाऊंगा तो इसका उतना पैसा नहीं मिलेगा जितने का मैंने इसको खरीदा था। तो ये जो फिक्स एसेट्स की वैल्यू कम हो रही है, इसको हम क्या बोल देते हैं? डेप्रिसिएशन, ठीक है। अब डेप्रिसिएशन एक बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो नुकसान ही हो रहा है और सारे एक्सपेंसेस लॉसेस क्या होते हैं? डेबिट होते हैं। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं? डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट, क्योंकि नॉमिनल में आपने क्या सीखा था कि सारे एक्सपेंसेस एंड लॉसेस आर डेबिटेड। तो डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट अकाउंट। एसेट को क्यों क्रेडिट कर रहे हैं? एसेट को क्रेडिट इसलिए कर रहे हैं बच्चों क्योंकि क्रेडिट में एसेट का वैल्यू कम होता है। आपने क्लियर वाला रूल पढ़ा है, अकाउंटिंग इक्वेशन में पढ़ाया था मैंने आपको कि एक्सपेंस और एसेट डेबिट में बढ़ते हैं, क्रेडिट में कम होते हैं, बट जो बाकी तीनों हैं ये डेबिट में कम होते हैं, क्रेडिट में बढ़ते हैं। तो फिलहाल एसेट पे जिस पे भी डेप लगेगा उसका वैल्यू कम होगा तो हम उसको क्रेडिट करके चलते हैं, ठीक है, परफेक्ट। और डेप्रिसिएशन आपका लॉस है, एक्सपेंस लॉस अगर बढ़ रहा है तो वो डेबिट होता है, इसलिए यहां पे आ गया। सही है जी, परफेक्ट। नंबर टू होता है बच्चों बैड डेट्स। सर बैड डेट्स क्या है? बैड डेट्स का मतलब होता है कि मुझे किसी डेटर से कुछ पैसा लेना था, अब वो पैसा नहीं मिलेगा, यानी मेरा पैसा मर गया है, ठीक है। वो डेटर अवेलेबल नहीं है, भाग गया, फरार है, उसकी डेथ हो गई या वो इंसॉल्वेंट हो गया, कुछ भी हो सकता है। मुझे जिस डेटर से पैसा लेना था अब नहीं मिलेगा, तो बेटा नुकसान हो गया। तो जैसे डेप्रिसिएशन में नुकसान हो रहा था वैसे इसमें नुकसान हो रहा है। तो हम लिखेंगे बैड डेट्स अकाउंट डेबिट, बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू डेटर। जो भी डेटर है, ठीक है, उसका नाम आप यहां पे लिख देना। सपोज मिस्टर एक्स से लेने थे तो बैड डेट्स डेबिट टू मिस्टर एक्स, सही है, तो वो आप यहां पे लिख दोगे। नंबर 3 बैड डेट्स रिकवर्ड। बैड डेट्स रिकवर हो गए बेटा। सर बैड डेट्स रिकवर होने का क्या मतलब है? रिकवर होने का मतलब है बच्चों कि कोई बैड डेट पिछले साल हुए थे, यानी आप उसको ऑलरेडी बैड डेट कर चुके थे, आपकी बुक्स में वो डेटर था ही नहीं, वो ऑलरेडी बैड डेट था। अब वो सडनली रिकवर हो गया, सामने वाले इंसान के अंदर इंसानियत जाग गई, उसने बोला नहीं यार किसी का पैसा नहीं रखना, पैसा देना चाहिए, वो पैसा लेके आ गया।
सडनली रिकवर हो गया, तो पैसा आ रहा है, एसेट बढ़ रहा है, कैश आ रहा है मेरे पास, तो मैं करूंगा कैश अकाउंट डेबिट, और क्रेडिट में मेरी ये इनकम हो गई, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स टू बैड डेट्स रिकवर्ड, टू बैड डेट्स रिकवर्ड, ये एंट्री बन जाती है बच्चों बैड डेट्स रिकवर्ड की, कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेट्स रिकवर्ड अकाउंट। ठीक हो गया। इसके बाद लिखेंगे बच्चों नंबर 4, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ये ध्यान रखेंगे कि जितनी भी आज मैं आपको ट्रांजैक्शंस करा रहा हूं ये सारी इंपॉर्टेंट है, इनको ध्यान से आज तैयार कर लेनी है, कल इनके क्वेश्चंस कराऊंगा, जर्नल खत्म है, जर्नल में इसके बाद कुछ नहीं बचता। ठीक है सर, ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या है? देखो बच्चों, जब भी एक फर्म जिसमें कैपिटल ऑनर ने लगाया तो वो ऑनर फर्म को बोलता है भाई साहब ये पैसा अगर मैं बैंक में रखता तो बैंक भी तो मुझे ब्याज देता, ये पैसा फर्म में लगा के मुझे क्या फायदा है? फर्म ने बोला हम आपको प्रॉफिट भी तो दे रहे हैं, तो उसने बोला उसके बदले में सुबह शाम मेरे से मेहनत भी तो करवा रहे हो, बैंक कोई मेहनत थोड़ी कराता है। अब फर्म अलग है, ऑनर अलग है, तो फर्म को कैपिटल पे इंटरेस्ट पे करना पड़ता है, तो फर्म के लिए खर्चा हो रहा है क्योंकि फर्म को पे करना पड़ेगा इंटरेस्ट। जैसे आप पैसा बैंक में रखो, बैंक भी तो आपको ब्याज देगा, वैसे ही बिजनेस में लगाया तो बिजनेस भी देगा, तो इंटरेस्ट एज एन एक्सपेंस डेबिट होगा, सारे एक्सपेंसेस डेबिट होते हैं, तो हम लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू, किसको मिल रहा है? ऑनर की कैपिटल बढ़ेगी बेसिकली, और कैपिटल किधर बढ़ती है? क्रेडिट में। क्लियर वाले रूल में देखा था ना, कैपिटल किधर बढ़ती है? क्रेडिट में। देखो कैपिटल क्रेडिट में बढ़ेगी, ठीक है, ऑनर को पैसा मिल रहा है, फर्म के लिए खर्चा है तो डेबिट में, और कैपिटल बढ़ेगी तो क्रेडिट में। हमने सीधा सीधा लिख दिया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। ऐसे ही फिर बिजनेस बोलती है उसको, भाई साहब अगर आपने पैसा लगाया, हमारे से ब्याज मांग रहे हो, अगर पैसा निकालोगे तो फिर हमको भी ब्याज दो, इसका मतलब इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। सर इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स की क्या एंट्री होगी? ये बेटा ऑनर से लिया जाएगा पैसा, तो उसकी कैपिटल में से कम होगा, जब भी कैपिटल में से कम होता है तो हम उसको क्या बोलते हैं? ड्रॉइंग्स, है ना। तो हम यहाँ पे लिखते हैं ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट। बेसिकली ये ड्रॉइंग्स डेबिट करने का मतलब कैपिटल कम ही हो रहा है, ड्रॉइंग्स डेबिट करने का मतलब है कि हम उससे पैसा ले रहे हैं, कैपिटल कम हो रहा है, यहाँ पे कैपिटल बढ़ रहा था क्योंकि उसको पैसा मिल रहा था, ठीक है। तो ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू, फर्म के लिए इनकम, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फर्म के लिए खर्चा था, एक्सपेंस था, ये फर्म के लिए रेवेन्यू है, इनकम है, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखना, रेवेन्यू क्रेडिट में बढ़ता है, कैपिटल डेबिट में कम होता है, ओके। ऐसे ही कैपिटल क्रेडिट में बढ़ता है, एक्सपेंस डेबिट में बढ़ता है, ये है ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। नंबर 6, इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन लोन। बच्चों अगर कभी आपको इंटरेस्ट ऑन लोन देना हो ना, अगर आपने इमीडिएटली दे दिया तो फिर तो इंटरेस्ट ऑन लोन डेबिट टू बैंक कि आपने इमीडिएटली दे दिया, लेकिन यूजुअली ये पेएबल होता है, यूजुअली ये पेड नहीं होता। यूजुअली क्या होता है कि पेएबल है, हम लोन के साथ ही देंगे, किस्त के साथ ही देंगे, तो उस केस में इसको हम करते तो डेबिट है, इंटरेस्ट ऑन लोन डेबिट टू, हम लोन अकाउंट में ही इसको ऐड कर देते हैं, तो हम क्या कर देते हैं टू लोन अकाउंट, ये लोन अकाउंट में ही ऐड किया जाता है, तो इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट डेबिट टू लोन अकाउंट, इसको ध्यान रखना। अगर इमीडिएटली पे कर देते हैं तो इंटरेस्ट टू बैंक, इंटरेस्ट टू कैश, लेकिन अगर लोन के साथ देंगे वो पेबल है, तो इंटरेस्ट ऑन लोन टू लोन, ठीक है, परफेक्ट। नंबर 7, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। सर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस क्या है? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस आपको पता है ना कि कोई खर्चा जो अभी देना बाकी है, यानी एक्सपेंस ड्यू बट नॉट येट पेड। ये हमारा एक्सपेंस ड्यू है लेकिन हमने अभी तक पे नहीं करा, एक्सपेंस ड्यू बट नॉट येट पेड। तो सोचो बच्चों, अगर कोई खर्चा होता है,
आप उसको पे कर देते हो, तो आप उसकी क्या एंट्री करते हो? एक्सपेंस डेबिट टू कैश। ऐसा करते हो ना कि भैया कोई खर्चा है और आपने पे कर दिया, तो आप ये एंट्री करते हो, एक्सपेंस डेबिट टू कैश। इस बार खर्चा तो है लेकिन वो आउटस्टैंडिंग है। आउटस्टैंडिंग का मतलब अभी देना बाकी है, अभी देना बाकी है। कोई भी पैसा किसी का देना है तो वो क्या है? लाइबिलिटी है। अगर लाइबिलिटी है तो उसको क्या होना चाहिए? सारे एसेट्स डेबिट होते हैं, लाइबिलिटी क्रेडिट होती है। तो हम यहां पे कैश नहीं लिखेंगे, हम क्या लिखेंगे? एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। वेरी इंपॉर्टेंट। ये आपका एक्सपेंस लिखा गया और ये आपकी लाइबिलिटी लिखी गई कि एक्सपेंस बढ़ रहा है क्योंकि एक्सपेंस भरना है मुझे, और मेरी लाइबिलिटी बढ़ रही है कि अभी देना बाकी है। एक्सपेंस टू कैश कब लिखते हैं? जब पे हो गया तब होता है एक्सपेंस टू कैश, बट जब देना बाकी है तो एक्सपेंस डेबिट टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। ये ध्यान रखना, ठीक है। ऐसे ही नंबर 8, प्रीपेड एक्सपेंस। प्रीपेड का क्या मतलब होता है सर? प्रीपेड का मतलब होता है पेड इन एडवांस। ये आपका क्या है? एसेट है। आप कोई भी पैसा अगले साल का दे दो, अगले साल का अभी दे दिया, तो मुझे एक बात बताओ, अगर अगले साल का अभी दे दिया तो अल्टीमेटली आपका एक्सपेंस कम हो गया। एक भाई अगले साल देना था, अभी दे दिया, खर्चा कम हो गया। खर्चा कम होता है क्रेडिट में, तो एक्सपेंस को तो कर दो क्रेडिट, क्योंकि आपका अगले साल का खर्चा कम हो गया, है ना। और इसी तरीके से प्रीपेड, क्योंकि आपका एसेट है, आपने कोई भी पैसा एडवांस में दिया, आपका एसेट है, सारे एसेट डेबिट होते हैं, तो उसको कर दो डेबिट। प्रीपेड एक्सपेंस डेबिट टू एक्सपेंस। आउटस्टैंडिंग है तो एक्सपेंस डेबिट टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। ये आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से लिखा गया है, और प्रीपेड इज पेड इन एडवांस, वो आपका एसेट है तो वो डेबिट होगा। तो आप बेसिकली क्या करना, कभी भी आउटस्टैंडिंग और प्रीपेड आ जाए तो इसका नेचर पकड़ लेना कि आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटी होती है तो ये तो क्रेडिट होगा, प्रीपेड एसेट होता है तो ये तो डेबिट होगा। दूसरी तरफ हमेशा एक्सपेंस ही आना है, समझे? ठीक है, चलो 9 नंबर पे चलते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, आउटस्टैंडिंग प्रीपेड तुम्हारे पेपर में 100% आएंगे, 100%। मैं 99% नहीं बोल रहा, तो इनको बहुत अच्छे से करके जाना, ठीक है। आउटस्टैंडिंग हो गया, प्रीपेड हो गया, अब आ जाओ एक्रूड इनकम पे। एक्रूड इनकम, एक्रूड इनकम क्या होती है? अर्न्ड बट नॉट येट रिसीव्ड। हमने कोई इनकम कमा ली लेकिन अभी रिसीव नहीं हुई। अब इनकम तो हुई है तो इनकम नॉर्मली क्रेडिट होती है। अच्छा, अगर इनकम मिल जाए तो क्या एंट्री करते हो? सर मिल जाए तो ये करते हैं, कैश अकाउंट डेबिट टू इनकम अकाउंट। करते हो या नहीं करते हो कि पैसा आ गया और इनकम क्रेडिट ऑल इनकम्स, तो कैश टू इनकम ये नॉर्मल एंट्री होती है। लेकिन इस बार क्या है, कमा ली लेकिन नॉट येट रिसीव्ड, मिली नहीं, मिली नहीं तो कैश तो नहीं आएगा। जब मिली नहीं तो कैश तो नहीं आएगा, है ना, तो कैश को हटा देते हैं। लो सर, कैश को हटा दिया। अब एक्रूड इनकम का मतलब मैंने कमा ली लेकिन अभी रिसीव नहीं हुई, तो ये मेरे लिए एसेट है। मैंने कोई पैसा कमा लिया, अभी तक मिला नहीं, तो मेरा एसेट ही तो हुआ, और सारे एसेट डेबिट होते हैं, तो हम यहां पे लिखेंगे एक्रूड इनकम डेबिट टू इनकम अकाउंट। ठीक है, परफेक्ट, बढ़िया सर। सर इसमें भी एक्सपेंस जैसा ही है, हाँ, बस आप इसका नेचर देख लो। दूसरी तरफ आपको इनकम ही लिखना है, राइट। ऐसे ही अगर मैं 10 नंबर पे बोलूं अनअर्न्ड इनकम, अनअर्न्ड इनकम का मतलब समझे? इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। अब बच्चों आपको कोई भी इनकम एडवांस में मिल जाए, कोई भी पैसा एडवांस में मिले, तो वो आपकी लाइबिलिटी होती है कि आपने पैसा ले लिया, अब आपको उस चीज पे काम करना है, वो आपकी लाइबिलिटी है। तो उस केस में हम क्या लिखते हैं? इनकम अकाउंट डेबिट टू अनअर्न्ड इनकम। अनअर्न्ड इनकम क्रेडिट क्यों हुआ? क्योंकि ये मेरी लाइबिलिटी है। इनकम अकाउंट डेबिट टू अनअर्न्ड इनकम। ठीक है बच्चों, परफेक्ट।
बढ़िया सर। तो ये हमारी 10 तो बिल्कुल मेन ट्रांजेक्शन्स हो गई देखो, ठीक है। डेप्रिसिएशन हो गया, बैड डेट्स हो गया, बैड डेट्स रिकवर्ड हो गया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गया, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स हो गया, इंटरेस्ट ऑन लोन, देन आउटस्टैंडिंग, प्रीपेड का मतलब पेड इन एडवांस, एक्रूड अर्न बट नॉट रिसीव्ड, अनअर्न्ड रिसीव्ड इन एडवांस। तो बहुत शानदार ट्रांजेक्शन्स हैं ये। इसके बाद लिखेंगे नंबर 11, एबनॉर्मल लॉसेस। सर एबनॉर्मल लॉस का क्या मतलब होता है? एबनॉर्मल लॉस का मतलब होता है लॉस बाय फायर, आग लग गई, लॉस बाय थेफ्ट, चोरी हो गई, है ना, इस तरीके से। तो बेटा एबनॉर्मल लॉसेस में क्या होता है कि बेसिकली आपके गुड्स में आग लग जाती है, गुड्स चोरी हो जाते हैं। तो इसमें हम क्या करते हैं, लॉसेस सारे डेबिट होते हैं, तो हम बोलते हैं लॉस बाय फायर या फिर थेफ्ट अकाउंट डेबिट। डेबिट क्यों हो रहा है? क्योंकि लॉस है। 2 परचेजेस अकाउंट। सर परचेजेस क्यों क्रेडिट हो रहे हैं? बेटा अल्टीमेटली आपके गुड्स खत्म हो रहे हैं ना, तो जब आप खरीदते हो तो परचेज को डेबिट करते हो, जब वो डिस्ट्रॉयड ही हो गए तो उसको खत्म करना है तो क्रेडिट करो, है ना। तो लॉस बाय फायर या थेफ्ट अकाउंट डेबिट टू परचेजेस अकाउंट। अगर ये गुड्स इंश्योर्ड हूं, इफ गुड्स वर इंश्योर्ड, अगर बच्चों इंश्योरेंस हुआ वो इन गुड्स का, फिर हम इंश्योरेंस कंपनी को बोलते हैं भैया आप इस लॉस की भरपाई करो, क्योंकि हमारा तो इंश्योरेंस हुआ है। तो हम कंपनी को पैसा लेने के लिए मजबूर कर देते हैं कि लाओ भैया हमारा पैसा दो। अब कंपनी कौन बन गई? आपका एसेट बन गया, क्योंकि आपको उससे पैसा लेना है। भाई किसी से भी पैसा लेना है, वो आपका एसेट है। तो हम फिर क्या एंट्री करते हैं, इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट टू लॉस बाय फायर या थेफ्ट, व्हाटएवर, टू लॉस बाय फायर या फिर थेफ्ट। लेट सपोज 1 लाख रुपए का माल था, तो मैंने बोला कि भैया 1 लाख 1 लाख, ठीक है। फिर कंपनी के ऊपर मैंने क्लेम डाल दिया कि 1 लाख रुपए मुझे दो। जब ये क्लेम मिलेगा, व्हेन क्लेम इज रिसीव्ड, जब बच्चों आपको एक क्लेम मिलेगा तो फिर आप क्या करते हो, बैंक अकाउंट डेबिट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू इंश्योरेंस कंपनी, ठीक है। सर ये प्रॉफिट एंड लॉस क्या है? प्रॉफिट एंड लॉस में बेटा आप डिफरेंस लिखते हो, क्योंकि कोई भी इंश्योरेंस कंपनी ना आपको कभी भी पूरा पैसा नहीं देती। अब आपने 1 लाख रुपए मांगे, आपने कंपनी को बोला भैया 1 लाख रुपए दो, अब कंपनी ने आपको दिए सिर्फ 70,000, तो 30,000 का लॉस हुआ ना। उस लॉस के लिए एक सेपरेट अकाउंट ओपन होता है जिसको बोलते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है। तो ध्यान रखना, आप कंपनी से जितना मांग रहे हो और कंपनी जितना दे रही है उसके बीच में हमेशा डिफरेंस होगा। तो अगर डिफरेंस है तो वो प्रॉफिट एंड लॉस में अलग से डेबिट किया जाएगा। बैंक में वो जो मिल गया, जो नहीं मिला वो लॉस, और बाकी आपका इंश्योरेंस कंपनी के नाम से लिख देना, ठीक है। तो ये है अगर एबनॉर्मल लॉस हो जाए। सही है जी, डन सर। एबनॉर्मल लॉस के लिए 11 नंबर। 12 नंबर, अगर आपने गुड्स दे दिए चैरिटी में, गुड्स गिवन एज चैरिटी, चंदे में दे दिए। तो बच्चों अगर आपने चंदे में दे दिए तो फर्म तो बोलती है हमारा तो लॉस ही है जी, वैसे तो बिकते, आपने चंदे में दे दिए, सारे लॉसेस डेबिट करो। तो आप करते हो चैरिटी अकाउंट डेबिट टू परचेजेस, क्योंकि गुड्स ही हैं जो आपके अब चले गए आपके पास से। नंबर 3, गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल्स, गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल्स। सर फ्री सैंपल्स क्या होते हैं? बच्चों जैसे बुक्स हमारे पास फ्री सैंपल्स के फॉर्म में आ जाती हैं, डॉक्टर्स के पास मेडिसिन सैंपल के फॉर्म में आ जाती हैं। तो हर कंपनी अपना एडवर्टीजमेंट करने के लिए, अपना प्रचार करने के लिए अपने गुड्स को बांटती है अलग अलग लोगों को फ्री में, ताकि उनका एडवर्टीजमेंट हो सके, है ना, ताकि उनका प्रचार हो सके। तो इस केस में कंपनी का तो घाटा ही हो रहा है ना, क्योंकि उसने तो बनाए हैं वो सामान, खर्चा तो हुआ है, तो ये भी लॉस ही है कंपनी के लिए। तो हम बोलते हैं इसको एडवर्टीजमेंट, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस डेबिट टू परचेजेस, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू परचेजेस। नंबर 14, भैया गुड्स चैरिटी में दे दिए
गुड्स फ्री सैंपल में दे दिए। ऐसे ही अगर आप गुड्स घर ले गए, ड्रॉइंग्स इन गुड्स, ड्रॉइंग्स इन गुड्स, आप गुड्स निकाल के घर ले गए तो ड्रॉइंग्स को आप हमेशा डेबिट करोगे, ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट। जब आप पैसा लेके जाते थे तो ड्रॉइंग्स टू कैश करते थे, गुड्स लेके जा रहे हो तो ड्रॉइंग्स डेबिट टू परचेजेस करोगे। ठीक है। अब सर ये जो ड्रॉइंग्स है, ये ड्रॉइंग्स कितने नाम से जाना जाता है? ड्रॉइंग्स को हम बच्चों ड्रॉइंग्स तो बोलते ही हैं, उसके साथ साथ अगर कहीं इनकम टैक्स आया तो वो भी ड्रॉइंग्स है, कहीं लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम आया तो वो भी ड्रॉइंग्स है, कहीं पे हाउस होल्ड यूज आया वो भी ड्रॉइंग्स हैं, कहीं पे पर्सनल यूज आया वो भी ड्रॉइंग्स हैं, कहीं पे डोमेस्टिक यूज आया वो भी ड्रॉइंग्स हैं। तो ध्यान रखना, ड्रॉइंग्स कई नामों से जाना जाता है। पेड इनकम टैक्स तो ड्रॉइंग्स टू कैश, पेड लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम ड्रॉइंग्स टू कैश, पेड हाउस होल्ड एक्सपेंसेस ड्रॉइंग्स टू कैश, पेड डोमेस्टिक एक्सपेंसेस ड्रॉइंग्स टू कैश। तो कुछ भी ऐसा लिखा हो आप हमेशा ड्रॉइंग्स कंसिडर करके चलोगे। ठीक है, परफेक्ट। इसके अलावा कुछ छोटी छोटी चीजें, जैसे अगर कोई पेन, पेंसिल, ऐसी कोई चीज है तो उसको आप स्टेशनरी लिखोगे, उसको आप क्या लिखोगे? स्टेशनरी। ठीक है। कोई भी पोस्ट ऑफिस से रिलेटेड चीजें हैं, स्टैम्प्स हैं, पोस्टल पेपर्स हैं, कुछ भी ऐसा लिखा हुआ है तो उसको आप पोस्टेज लिखोगे, उसको आप क्या लिखोगे? पोस्टेज। इसके अलावा कोई इलेक्ट्रिकल चीजें हैं, इलेक्ट्रिकल ट्यूब लाइट्स, इलेक्ट्रिकल बल्ब्स, इस तरीके की कोई चीजें होती हैं छुटर पुटर, तो उसको हम लोग फिर फिटिंग्स बोल देते हैं, फिटिंग्स। ठीक है। इलेक्ट्रिकल कुछ चीजें होती हैं तो उसको फिटिंग्स बोल देते हैं। भाई कोई कंप्यूटर है, कुछ इस तरीके का एलईडी है, कुछ इस तरीके का है, तो इसको हम ऑफिस इक्विपमेंट बोल देते हैं। चेयर टेबल है, इसको हम फर्नीचर बोल देते हैं। ठीक है। तो कुछ छोटी छोटी सी चीजें हैं जो आपको ध्यान रखना है, जो आपके लिए यूज होने वाली हैं। सही है। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। ठीक हो गया बेटा। इसके अलावा सर अगर हमारा कोई न्यूज़पेपर वगैरह हो, न्यूज़पेपर, इसको हम मिसलीनियस में कंसीडर करते हैं, मिसलीनियस। इसको फिटिंग्स भी बोलते हैं, फिक्सचर्स भी बोलते हैं, ये भी लिख लो। कई जगह फिक्सचर्स लिखा होता है तो फिक्सचर्स हो, फिक्सचर्स एंड फिटिंग्स हो, एक साथ लिख सकते हो। ठीक है। तो इलेक्ट्रिकल ट्यूब, फैन, उसको फिक्सचर्स फिटिंग्स बोल देते हैं। न्यूज़पेपर हो गया बच्चों। न्यूज़पेपर के बाद हमारे पास अगर कोई एनिमल्स यूज हुए हो बिजनेस में, एनिमल्स के लिए हम लाइव स्टॉक वर्ड यूज करते हैं। अब बच्चों न्यूज़पेपर खरीदा तो मिसलिनियस एक्सपेंसेस, बेचा तो मिसलिनियस इनकम। ठीक है। लाइव स्टॉक भी हो गया सर। उसके बाद एक छोटा सा नोट लिखना, एक्सपेंसेस पेड ऑन इंस्टॉलेशन और ट्रांसपोर्टेशन ऑफ एनी मशीन will be added to cost of the machine। आपने बच्चों अगर कोई मशीन खरीदी, कोई एसी खरीदा, सपोज मैंने डिजिटल बोर्ड खरीदा 2 लाख रुपए का, और इसके आने जाने में 5,000 रुपए का किराया लगा, दैट इज कैरेज, तो उसको मैं अलग से नहीं लिखूंगा, इसकी कॉस्ट में ही जोड़ दूंगा। तो मैं बोलूंगा कि ये बोर्ड ही मुझे 2,05,000 का पड़ा, तो मैं एक ही एंट्री करूंगा, ऑफिस इक्विपमेंट डेबिट टू कैश 2,05,000 रुपए, अलग से नहीं करूंगा ट्रांसपोर्टेशन। तो ध्यान रखना, कोई भी ट्रांसपोर्टेशन का, कोई भी इंस्टॉलेशन का खर्चा है अगर किसी पर्टिकुलर मशीन का, किसी एसेट का, तो वो आप उसकी कॉस्ट में ही ऐड करके चलोगे। परफेक्ट बच्चों। तो ये हमारी कुछ छोटी छोटी चीजें थी जो जर्नल एंट्रीज में बची थी।
आज मैंने आपको काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें कराई हैं, इसके बिना चैप्टर अधूरा है। इस पे बेस्ड अब कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हम कल डिस्कस करेंगे और चैप्टर हमारा समाप्त हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा कंप्लीट जर्नल एंट्रीज। इसके बाद हम थ्योरी के कुछ चैप्टर्स करेंगे फटाफट, ताकि आपके 1 to 10 सारा विद थ्योरी पूरा हो। इस वीक में पूरी कोशिश करूंगा कि सब कंप्लीट करा दूं तुम्हारे 1 से 10 चैप्टर तक। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो वेरी मच। आई एम गोना सी यू ऑल वेरी सून। टिल देन सी या, टेक केयर, बाय बाय, कीप ग्रोइंग, कीप ग्लोइंग एंड कीप स्माइलिंग।